गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। सभी को शुभ प्रभात। सभी को राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय महाकाल। हाँ, मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन नई शुरुआत करने से पहले कुछ पुरानी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। आज का जो सेशन है वो एक बार दोबारा से 3D यूजी का ही होगा। ये जो क्लास है, हाँ न्यू क्लास होनी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये क्लास बाकी है। मन नहीं माना कि ये क्लास बाकी है, एक क्लास और होनी चाहिए। एक क्लास जो है वो पुराने साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 3D के अंदर, 3D यूजी में जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोगों को वो दिखाए जाएं कि कैसे क्वेश्चन 3D यूजी से पूछे गए हैं, और ताकि आप लोग ये देख सके कि हमने जो पढ़ा है अब तक, जो 3D यूजी को जैसे अपन ने पढ़ा है, उससे क्या वो सवाल सारे कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मुझे लगा एक क्लास जो है वो होनी चाहिए, दोबारा 3D पे होनी चाहिए, और उस क्लास में हम सारे सवालों पे डिस्कस करें जो भी अभी तक आरपीएससी में आने वाले इन सालों में जो सवाल आए हुए हैं, ताकि आप लोग जो है वो देख सके कि 3D यूजी में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, और हमने जो अभी पढ़ा है, अभी तक हमने जो 3D यूजी को पढ़ा है, वो उसको कवर कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये ज़रूरी क्लास थी, इसलिए मैंने, वैसे तो आज मैंने कहा था आप लोगों से कि हम सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगली क्लासों में सब कुछ नए सिरे से ही शुरू होगा, लेकिन ये क्लास ज़रूरी थी, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था, है ना। मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आज जो आप लोगों के लिए जो आरपीएससी के जो आए हुए सवाल है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, वही सवाल जो पुराने हैं जो आ चुके हैं वो लेके आया हूँ, और इन सारे सवालों को आज हम करेंगे। और वहां पे भी आप देखेंगे तो हमारा शतक बाकी था, हमारा जो शतक था वो बाकी था, 94 हुए थे हमारे, तो शतक भी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख लेंगे कि पुराने सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि पुराने सालों के जब तक आप सवाल नहीं देखेंगे, क्योंकि 3D यूजी जटिल टॉपिक है ना, काफी मुश्किल टॉपिक है, काफी मुश्किल टॉपिक है। तो उसमें अगर हमें सवाल पता चल जाए कि कैसे सवाल अभी तक पूछे गए हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। हमें ये एहसास होगा कि जो हमने, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो सही में कवर करता है या नहीं करता, हमने जो अभी तक पेपर में जो सवाल आए हैं उनको। तो अगर ये पता लग गया कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है, तो एक बड़ा सुकून आता है कि हाँ इसका मतलब जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, वो कारगर है, वो पूरा अर्थपूर्ण है। तो यही ज़रूरी था, इसलिए ये क्लास आज स्पेशल क्लास मान लीजिए, एक एक्स्ट्रा क्लास मान लीजिए। इसमें आपको कितने क्वेश्चन जो है, अब ये तो एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन बनाने वाले पे डिपेंड करता है, बनाने वाले का दिमाग खराब हो जाता है तो 5-5, 6-6, 7-7 भी डाल देते हैं, और नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई कहानी है, मतलब वो पेपर बना रहा है ना, वो खुदा हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जिसके मन में जो आ रहा है यहाँ पे वो करता है। कोई भी नियमानुसार काम नहीं होता। जैसे भी आपने कल की बात है, कल मैं दिल्ली के पेपर पढ़ रहा था, दिल्ली वाले जो डीएसएसबी के पेपर है, पुराने पेपर देख रहा था मैं, और तो मैंने कमाल की एक अद्भुत चीज़ देखी कि दिल्ली वाले जो पेपर हैं वो अजीब ही हैं, वहाँ पे अलग ही कहानी चल रही है। वहाँ आपका जो सब्जेक्ट होता है उसका सिलेबस ही नहीं देते, बस इतना ही कह देते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसी में से सवाल पूछे जाएंगे, जो आपने पढ़ा है, जो आपका हमने जो योग्यता मांगी है उस योग्यता से ही सवाल पूछे जाएंगे। ये एकदम खुला छोड़ दिया, जो है मन में है जितना चाहे पढ़ो, सीधा ही खुला छोड़ दिया, जितना चाहे उतना पढ़ो। भाई हमने आगे योग्यता मांगी है आपकी बीएससी, तो बीएससी तक हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बीएससी तक आपका जो मैथ्स विषय है उससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप तैयार रहो। बस कोई सिलेबस नहीं है, कुछ और नहीं है, सिर्फ इतना ही कि जो एलिजिबिलिटी मांगी है उस तक विषय के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के, दैट्स इट। तो कोई पैटर्न नहीं, कुछ और नहीं। 2017 का पेपर आता है, वो पूरा का पूरा पेपर आता है, किसी के पास सिलेबस नहीं है, सब, मतलब मैंने देखा अजीब लगा कि इतने सारे, मैं यूट्यूब चैनल पे गया और देखा, सब बेवकूफ बनाने में लग रहे, भयंकर तरीके से बेवकूफ बना रहे, कोई सिलेबस है ही नहीं, 12th वाला पढ़ा पढ़ा के काम चला रहे हैं। जबकि पेपर 2021 का जो पेपर आया था वो पेपर आया था
इतना खतरनाक आया है, उसमें 80 में से लगभग 60 से ज्यादा क्वेश्चन जो है, 80 में से 60 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और ग्रेजुएशन में भी कमाल का ग्रेजुएशन लेवल है, कमाल का, मतलब शानदार लेवल जिसको कहते हैं, उस लेवल का ग्रेजुएशन लेवल लास्ट टाइम पेपर में आया है। और किसी ने भी ये कहा, अभी भी लोग, अभी भी जो सिलेबस चल रहा है, अभी भी वो कह रहे हैं नंबर थ्योरी पढ़ लो, नंबर सिस्टम पढ़ लो, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो। अरे हद कर लो, सिलेबस में देखो तो सही, एक बार 2021 का पेपर दिखाओ तो सही। और किसी ने भी कहीं से भी, मैंने यूट्यूब पे जाके देखा, जो पूरा डीएसएसबी को टारगेट करते हैं जो लोग कोचिंग है, उन लोगों ने भी 2021 के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने देखा जब 2021 का पेपर, तो उसमें टोपोलॉजी तक आई हुई है, तो मजा है कोई टोपोलॉजी में हाथ डाल ले। तो मुझे लगा मजा भी आएगा, पढ़ाने का मजा भी आएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो कोई और नहीं कराएगा, तो ये वो चीज है जो हम ही कराएंगे, और ये हिम्मत है हम में कराने की, तो ये बेस्ट है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो मुझे कोई दुखी नहीं हुआ उससे देखे, ऐसा लगा बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसी चीजें होनी चाहिए जो मतलब पढ़ाने वाले को भी मजा आए। तो पेपर का क्या लेवल है उसका, शानदार लेवल है, मजा आ गया देख के पेपर, और पढ़ाने का भी और ही अलग ही मजा आएगा उसको, है ना, आपको पढ़ने का मजा आएगा और मुझे पढ़ाने का मजा आएगा, क्योंकि वो 12th बेस नहीं। 2021 का पेपर देख लेना आप लोग, एक बार 2021 का पेपर देख लेना, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन आप देख लेना, आपको ये मतलब दिमाग खुल जाएगा आपको कि क्या सवाल डाले हैं, क्या कहाँ कहाँ से डाले हैं, और क्यों सीटें खाली रही। अब हम जो है दिसंबर 2022 के पेपर के लिए परेशान हैं कि दिसंबर 2022 का पेपर ऐसा आया था या वैसा आया था। एक बार दिल्ली का सितंबर 2021 देख लो, तो आपको दिसंबर 2022 ठीक लगने लग जाएगा, नॉर्मल लगने लग जाएगा, बहुत नॉर्मल था। तो अजीब ही चीजें हैं वहां पे, चीजें खाली रहनी थी, पेपर ही ऐसा था, पेपर की हालत ऐसी थी। आप देखो पेपर की स्थिति, मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, मेरा प्लान है कि मैं डीएसएसबी वाला पेपर जो है उसके सॉल्यूशन कराऊं, आप लोग देखो तो मजा आ जाएगी, क्या खतरनाक पेपर बना है, और खुद से समझ में आ जाएगा कि सीटें भरी कैसे, जितनी भी भरी है, 100-200 भी भरी है, तो भरी कैसे, ऐसे कैसे हो गया कि 100-200 भर गई। तो बड़ा मजेदार था, तो बढ़िया है, अच्छा है, मजा भी आएगा। चलो आज 3D यूजी में चलते हैं, पुराने सालों के जो पेपर है, क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ, सॉल्व भी करते चलेंगे और आइडिया भी लगाते चलेंगे, जो हमने पढ़ा है वो पर्याप्त है या नहीं है। अब एक चीज और सच्ची बात आ गई है कि लोग सिलेबस से बाहर भी जाने लग गए, सिलेबस, या तो सिलेबस देते नहीं है, देते हैं तो कहीं से भी बाहर से भी क्वेश्चन पूछने लग गए, मतलब कंपटीशन बहुत बदल गया है, बहुत जटिल हो गया कंपटीशन, ये एक चीज सच हो गई है। तो अब आपको तैयारी भी बहुत अच्छे स्तर की करनी पड़ेगी, मतलब शानदार लेवल की, मतलब कुल मिला के यूं समझिए कि मतलब गुजर जाओ हर चीज में से, हर चीज से गुजर जाओ, कुछ भी मत छोड़ो, यही अब स्थिति जो है ना ये बनने वाली है। चलो आ जाओ सवालों पे आ जाते हैं। पहले 94 हो चुके थे हमारे, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन सुनो, समझो और दिमाग लगाओ। ये आपका क्वेश्चन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वही मैंने लिए हैं, ज्यादा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हैं वही लिए हुए। आ जाओ और दिमाग लगाओ और करो, क्या कहता है, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। क्वेश्चन को करो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि λ1s1 प्लस λ2s2 बराबर 0। S1 S2 दो गोलों के समीकरण है जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो काटने के बाद ये गोले के समीकरण को निरूपित नहीं करता है। ये गोले का समीकरण कब नहीं बनेगा, कौन सी स्थिति ऐसी है जब ये गोले का समीकरण नहीं बनेगा, कौन सी स्थिति ऐसी है जब ये गोले का समीकरण नहीं बनेगा, ए बी सी और डी में से किस स्थिति में यह समीकरण एक गोले का समीकरण नहीं होगा। दिमाग लगाओ, बताया हुआ है मैंने आपको, ये चीज मैंने बताई हुई है, करो कमाल। कब ये गोले के समीकरण को नहीं बनाएगा। हाँ वो आज व्हाइट स्क्रीन ली हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो थे ये व्हाइट कलर में टाइप हुए थे, तो फिर वो ब्लैक स्क्रीन का है, तो इसलिए आज व्हाइट स्क्रीन है, इसमें कोई नाम नहीं है। λ1s1 λ2s2, कौन सी शर्त ऐसी है अगर उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो ये गोले का समीकरण नहीं रहेगा, गोले का समीकरण नहीं रहेगा। देखो दिमाग लगाओ, याद करो, मैंने आपको बताया था कि S1 प्लस λ(s2) करने के बाद गोला ही क्यों बनता है, कैसे पता हुआ कि ये गोला ही बनेगा, कैसे कंफर्म हुआ कि ये गोला ही बनेगा। अच्छा बढ़िया, मैंने नहीं देखा, मैंने जो सर्च किया है उसमें मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मुझे मजा आया बिल्कुल, अगर किसी ने किया है तो बड़ा सम्माननीय है वो, बहुत ही सम्माननीय है, उसको जरूर फॉलो करिएगा।
अगर कोई ऐसा है तो बढ़िया है, बहुत शानदार है, मजा भी आना चाहिए। मैथ्स का पेपर बच्चा दे रहा है तो पढ़ाने वाले को भी उतना ही मजा आना चाहिए, पढ़ने वाले को भी मजा आना चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल पक्षधर है हम इस बात के। तो λ1 S1 प्लस λ2 S2 जो DSSB के नाम पे 11th-12th बेच रहा है ना, 11th-12th का छोटा सा कंटेंट बेच रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, क्योंकि सिलेबस में कहीं कहा ही नहीं गया। मुझे सिलेबस देखे हैं, मैंने सिलेबस निकाले हैं, सिलेबस में 7-8 टॉपिकों के नाम लिखे, कहा कि ये सिलेबस है, जबकि मैंने DSSB का नोटिफिकेशन निकाला है 2021 का, भी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं बताया गया है कि सब्जेक्ट जो बी पार्ट है उसका क्या सिलेबस है, कहीं किसी ने सिलेबस नहीं बताया। बस ये कहा है कि जो आपकी ग्रेजुएशन की योग्यता आपने मांगी है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी ने भी सिलेबस नहीं बताया। फिर मुझे भी ये लगा, मैंने कहा यार दिल्ली में अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता तो दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट बैठता है, दिल्ली में कहाँ दिक्कत आती, कब का ही अपील दायर हो चुकी होती और पेपर जो है वो कैंसिल हो जाता। तो मैंने कहा इसका मतलब गड़बड़ तो है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब इतना तो डीएसएसबी वाले पागल है नहीं कि सिलेबस कुछ दे दें पेपर कुछ बना दें, ये भी नहीं हुआ। तो ना कोई तो मामला फंसा हुआ है, कहीं तो ऐसा है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है और देखने को मिला, मैंने कहा पक्का बेवकूफ बना रहे हैं और जबरदस्त तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। टॉपिकों के नाम कौन से डाले हुए, नंबर सिस्टम, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से टॉपिक, 10 टॉपिकों के नाम डाल दिए 10-15 के, और कहा कि ये डीएसएसबी का सिलेबस है। हद हो गई, ये डीएसएसबी सिलेबस डीएसएसबी ने बताया नहीं, डीएसएसबी ने सिलेबस नहीं बताया, कोचिंग वालों ने सिलेबस जारी कर दिया और उस सिलेबस को बढ़ा भी दिया, बच्चा तैयार हो गया, 2021 में गया फुस, होना ही था, होना ही था। झूठ कितने दिन टिकता है। तो बड़ा मजेदार खेल हुआ है, अभी डिटेल से हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। λ1 S1 प्लस लैम्डा, मैं आपको दोनों पेपर दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए कि भाई कोई गलत नहीं है ये चीजें। 2017 का पेपर भी दिखाऊंगा और 2021 का पेपर भी दिखाऊंगा, दोनों पेपर आप देखिए, महिला पुरुष वाला भी देखिए, दोनों पेपर देखेंगे और फिर समझेंगे कि कहानी में क्या पेच है। तो आ जाओ, मामला कहाँ अटकेगा। देखो इसमें क्या दिक्कत है कि अगर λ1 और λ2 दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा, S1 में S गोला है, गोला है तो x² प्लस y² प्लस z² आएगा, S2 भी गोला है तो x² y² z² आएगा। अब सोचो अगर λ1 λ2 बराबर हो गए, सपोज करो ये 1 हो गया वो भी 1 हो गया, लेकिन वो माइनस का 1 हो गया, तो आपका x² y² z² कट जाएगा, और जैसे ही आपका x² y² z² कट गया तो आपका गोला गोला ही नहीं रहेगा, आपका गोला गोला ही नहीं रहेगा। समझ रहे बात होगा, आपका गोला गायब हो जाएगा। अगर हम इसे खोलें, मान लीजिए हमारे पहले गोले का समीकरण ये है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z, ये आपके पहले गोले का समीकरण S1 है, प्लस λ2 x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x अब जैसे ही आप इसे खोलेंगे आप देखेंगे कि x² का पद कौन आएगा, x² का x² कॉमन आ जाएगा, λ1 प्लस λ2 हो जाएगा, λ1 प्लस λ2 x², ऐसे ही y², ऐसे ही z², तो λ1 प्लस λ2 x² प्लस y² प्लस z² से बाहर आ गया। ठीक है, प्लस आपके बचे हुए जो पद हैं वो आ जाएंगे, ये वाला 2 λ1 2 कॉमन ले लो, λ1 v1 λ2 v2, ये x हो जाएगा, ये y वाला λ1 u1 λ2 v2 u2 x प्लस 2 λ1 v1 प्लस λ2 v2, जो कि हमारे काम के नहीं है, बस लिख रहा हूं खाली इन्हें। अब देखो गोले के समीकरण में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है इन पदों का बचे रहना, ये पद कहीं ना चले जाए। अगर ये पद चला गया तो गोला ही चला जाएगा, ये पद चला गया मुख्य है ना, ये चला गया तो सब चला जाएगा, फिर गोला नहीं बचेगा, फिर समतल बचेगा।
फिर गोला नहीं बचेगा, फिर समतल बचेगा, और समतल नहीं है ये कह रहा है, गोले को निरूपित नहीं करेगा। कब गोला नहीं बनेगा? गोला तब नहीं बनेगा जब ये चला जाएगा, और ये कब जाएगा? जब ये 0 जाएगा। तो यानी λ1 प्लस λ2 अगर 0 हो गया, यानी λ1 बराबर हो गया माइनस λ2। इस केस में ये आपका आगे के पद गायब हो जाएंगे, और आगे के पद गायब होते ही आपका गोला गोला नहीं रहेगा। तो ऑप्शन है सी सही है। याद भी करो, ये बात हमने कही थी, आप में से किसी ने सवाल भी पूछा था, आप में से किसी ने एक ने सवाल भी पूछा था कि सर पता कैसे चला कि S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 एक गोले का समीकरण ही बनेगा। याद करिए, एक में किसी ने पूछा था कि सर S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0 जो है, हमें कैसे पता चला कि इन दोनों गोलों के काटने से जो गुजर रहा है वो गोला ही है। तो मैंने बता दिया कि देखो, इसे जब खोलोगे आप तो आपको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पद आ रहे हैं और सबके गुणांक बराबर आ रहे हैं, यानी गोले का समीकरण है। ऐसा समीकरण गोले का होता है। और अब यहाँ पे ये मुख्य किरदार है, यही चले जाएंगे तो गोला बचेगा कैसे? क्योंकि गोले के समीकरण में और सब चीजें कम ज्यादा चल जाती है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों होने चाहिए, तीनों का गुणांक 1 1 1 होना चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट शर्त होती है गोले के समीकरण की। दूसरी शर्त ये होती है कि उसकी त्रिज्या जो है वो 0 आए और प्लस की आए, काल्पनिक नहीं आनी चाहिए या माइनस की नहीं आनी चाहिए। पहले तो बात काल्पनिक की बात मान लो, काल्पनिक नहीं आनी चाहिए। त्रिज्या अगर गोला बना है तो कोई ना कोई त्रिज्या का जरूर हुआ होगा। ठीक है, 0 त्रिज्या का हो सकता है, प्लस की 2 4 5 का हो सकता है, लेकिन काल्पनिक r बराबर आयटा में नहीं हो सकता। तो ये दो बातें हैं जो समीकरण की खास होती है, इनका ध्यान रखना है, और इसी पे सवाल बंदों ने पूछ लिया। अगला सवाल ये आपका आ गया, ये क्वेश्चन किया था हमने, ये भी क्वेश्चन हमने किया था, ऐसा ही किया था, एक भाई आया था, ये 96 हो गया। ये क्वेश्चन है कि x माइनस वाई प्लस जेड इस शंकु के 3 परस्पर लंबवत जनकों में से एक है। इसके जो 3 जनक है लंबवत जनक, उसमें से एक बंदा ये है, 2 जनक और बच रहे हैं। तो उन 2 जनकों में से एक जनक और कौन सा है? और जनक कौन सा है? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 का। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, एग्जैक्टली किया हुआ, सेम टू सेम किया हुआ है, सेम टू सेम हमने किया हुआ है। आज हमारा है ना, दोपहर में एक एक्स्ट्रा, दोपहर में क्लास होगी आपकी, उसमें हम बात करेंगे कि हमारा जो कोर्स होगा अब वो कैसे चलेगा, उसमें क्या क्या रहेगा, आपको पहले क्या पढ़ना है, आपको बाद में क्या पढ़ना है, फिर कैसे कैसे आपको शुरू करना है, कहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो सारी चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे। यानी शुरुआत के जो 1-2 दिन है हम इसी बात पे खर्च करेंगे कि पहले आप लोगों को पूरे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत रहती है कि जो बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, किसको पहले पढ़ूँ, किसको बाद में पढ़ूँ, क्या पढ़ना चाहिए मुझे, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न अब नहीं होनी चाहिए, और बहुत बुरी चीज़ है ये, तो ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम इन चीज़ों को डील कर लें, पहले इनको एड्रेस कर लें कि भैया आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कोर्स अब क्या-क्या बदलने वाला है। आज आपका कोर्स पूरा बदल जाएगा, बदलने के बाद वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या-क्या होगा, कैसे-कैसे शुरू करना है, सीनियर का टॉपिक कैसे रहेगा, लाइव क्लास कैसे रहेगी, कितने बजे रहेगी, उसमें कैसे पढ़ेंगे, हर बात जो है वो डिटेल से, एक वीडियो भी बनाऊँगा उसके ऊपर, और एक लाइव क्लास में भी आपको डिटेल से दोबारा समझाऊंगा कि क्या-क्या होने वाला है। आप लोगों को सवाल पूछने हो बीच में तो आप उस पर डाउट पूछ सकते हो, कोई चीज़ पूछ सकते हो, लेकिन पूरा प्लान जो है वो आपके सामने पहले मैं रख दूंगा, फिर आप उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है, चलो। तो याद है ये क्या था कहानी में इसमें? ठीक, देखो एक जनक तो ये रहा, दो गायब है, दो गायब है, इसको देख सकते हो कि ये शंकु वो है जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, क्योंकि समघात समीकरण है, द्विघात समघात समीकरण है। अगर कोई समीकरण, शंकु का कोई समीकरण अगर द्विघात समघात समीकरण होता है तो उसका शीर्ष मूल बिंदु होता है, तो शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होगा, वो देख भी सकते हो इस जनक से। ठीक है, तो दो बाकी तो दो जनक होंगे, उनका शीर्ष भी मूल बिंदु होगा। तो अगला ले लिया हमने एक जनक x बटा अल्फा, y x बटा एल, y बटा एम, z बटा एन। अब ये क्या है? ये जो जनक हमने माना है नया, ये जनक इस जनक के लंबवत है, इसके लंबवत है, बिल्कुल होना ही है, स्वाभाविक बात है। कहा है क्वेश्चन ने कहा है कि परस्पर लंबवत जनक, जनक आपस में लंबवत है, आपस में लंबवत है तो लंबवत की शर्त लगा दो। पहले इसको लिख लो थोड़ा ढंग से,
इसको ढंग से लिख लो, ये हो जाएगा आपका x बट्टा 1 y बटा -1 z बटा 1, ये हो गया। अब ये दोनों लंबवत है, लंबवत की शर्त लगा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, तो ये हो गया l माइनस m प्लस n बराबर 0। m को उधर ले जाओ, l प्लस n बराबर m। समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ दो, मान रखेंगे, जल्द ही मान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, आपका जो जनक है, जनक ही तो शंकु बनाता है, जनक ही तो शंकु बनाता है, तो ले आओ जनक को, बराबर लैम्डा लो और जनक को शंकु के अंदर रख दो, जनक को शंकु के अंदर रख दो। x बराबर l लैम्डा, y बराबर m लैम्डा, z बराबर n लैम्डा। तो ये मान ले जाके शंकु में डाल दो, शंकु में डालते आपकी एक समीकरण यहां बन जाएगी, y और z की जगह mn लैम्डा स्क्वायर, mn लैम्डा स्क्वायर प्लस और 2zx, z और x ln, 2ln लैम्डा स्क्वायर माइनस 2xy, 2lm लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। लैम्डा स्क्वायर का भाग दे दो, mn प्लस 2ln माइनस 2lm बराबर 0। समीकरण नंबर 2 बन गई। दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप ये कर सकते हैं या आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों सॉल्व करें, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन से ट्राई कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन है जो इस शर्त को और इस शर्त को पूरा करता है, कौन सा ऑप्शन है जो इस शर्त को और इस शर्त को पूरा करता है। आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, टाइम बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन में एलिमेंट देख लो, कौन सा एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको और इसको दोनों को, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन कौन सा जाएगा, एल और एन का जोड़ एम के बराबर होना चाहिए। हाँ तो ये ऑप्शन नंबर ए बैठ जाएगा ना, ऑप्शन ए ट्राई कर सकते हो, चाहो तो देखो सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व करने का ऑप्शन है। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, तो एल एम एन का मान पता चल जाएगा। 1/2 नीचे चला गया, x बट्टा 1/2, y बटा -1/2 और z बटा -1। देखो क्या ये ऑप्शन काम कर रहा है, क्या ये ऑप्शन काम कर रहा है? अगर काम कर रहा है तो पता चल जाएगा इन दोनों का जोड़ बीच वाले के बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है। आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ रख के देख लो, यहाँ भी कर रहा है क्या? वैसे एक को कर रहा है तो काम हो जाएगा। बाकी मुझे लगता नहीं कि कोई और ऑप्शन है जो इस शर्त को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। सॉल्व करके भी देख सकते हो, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एम का मान आ चुका है, एम वहां रख दो, एम का मान आ चुका है, एम का मान वहां रख दो, एल एन का मान आ जाएगा। वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन टाइम बचाने के लिए, है ना, समीकरण 1 व 2 को हल करके भी सॉल्व किया जा सकता है। लिख देता हूँ ये बात। और हमने किया हुआ है हल करके, जो है ना, वो एक सवाल में किया हुआ है, आप उसमें देख लेना, है ना। यहाँ टाइम क्यों खराब करें। चलो अगले पे आ जाओ। अगला ये हो गया हमारा, कौन सा था, 96 हो गया, 97।
उस बेलन का समीकरण जिसका जनक y(x) के समांतर हो और जो इन दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदी वक्र से गुजरता है। उस बेलन का समीकरण जिसका जनक y(x) के समांतर है, जिसका अक्ष y(x) के समांतर है और इन पृष्ठों के प्रतिच्छेदी वक्र से गुजरता है। तो ऐसा सवाल भी बिल्कुल हमने किया हुआ है, सेम टू सेम। ये है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 कैसे करना था? देखो, बेलन का अक्ष दिया गया y(x) के समांतर और y(x) के दिक को जाए, दिक अनुपात 0 1 0, y(x) के दिक अनुपात। जीरो y(x) के दिक अनुपात 0 1 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण। निकाल लो x माइनस अल्फा, जनक रेखा का समीकरण। जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन, x माइनस अल्फा बटे 0, y माइनस बीटा बटे 1, z माइनस गामा बटे 0, z माइनस गामा बटा 0 हो गया जनक रेखा का समीकरण। y(x) के समांतर दी थी, y(x) के समांतर ले ली। अल्फा बीटा गामा बिंदु है जिससे ये गुजरती है। अब इसका प्रतिच्छेदन करवाना है उसके साथ, तो बराबर में पहले ले लो लैम्डा, बराबर में लिया लैम्डा, लैम्डा बराबर में लेने पर x बराबर आ गया हमारा अल्फा, y बराबर हमारा आ गया लैम्डा प्लस बीटा, z बराबर गामा। ठीक है, अब इसे ले जाकर पहले प्रतिच्छेद कराते हैं समतल के साथ। ये रहा समतल, पहले समतल के साथ प्रतिच्छेद करा दो। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1, यही है, चेक कर लो। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1, बिल्कुल यही है। ठीक है, रखो, ले आओ, ले आओ। x का मान अल्फा, y का मान ये और z का मान ये, ले आओ। x का मान अल्फा, y का मान लैम्डा प्लस बीटा, z का मान गामा। ठीक है, तो ये सारे उधर ले जाओ। तो आपका लैम्डा को इधर ले जाओ, एक को इधर ले आओ, तू इधर आ जा भाई। अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस 1 बराबर लैम्डा। ये आपका लैम्डा का मान आ गया। अब लैम्डा को ले जाके वहां दे दो जहां चाहिए, आ जाओ। लैम्डा को जहां लैम्डा होना चाहिए वहां लैम्डा को दे दो। लैम्डा को रख के वाई निकल जाएगा, लैम्डा प्लस बीटा, बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा माइनस गामा माइनस 1, ये आपका y का मान आ गया। अब आपके पास x भी है, y भी है, z भी है। इनको ले जाके अगले समीकरण के पास दे दो। अगला समीकरण, अगला टारगेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर 1, 2z स्क्वायर बराबर 12। तो x का मान हमारा है अल्फा, तो ये हो गया अल्फा का स्क्वायर। y का मान हमारा आ चुका है अल्फा माइनस गामा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z का मान हमारा है गामा, तो 2 गामा स्क्वायर बराबर 12। ब्रैकेट्स खोल दो, सोल्व कर लो। सोल्व करने पर ये आ गया अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा गामा माइनस माइनस प्लस 2 गामा माइनस 2 अल्फा, और 12 को इधर ले आओ, माइनस 12 बराबर 0। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर, कहीं बीटा स्क्वायर आया नहीं, बीटा लापता ही हो गया, बढ़िया, कोई बात नहीं। माइनस 2 अल्फा गामा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 गामा माइनस 11 बराबर 0। अल्फा की जगह x और गामा की जगह y, गामा की जगह z आ जाएगा, है ना। बिंदु पथ निकाल लो, गामा का प्लस साइन है कहाँ? अच्छा, गामा प्लस है, ठीक है।
एक मिनट, यहाँ फिर यहाँ पे भी गड़बड़ होगी, ये प्लस आएगा और 2 गामा वाला ये माइनस आएगा। ठीक है, 2 अल्फा गामा ए प्लस। तो ये हो गया 2 बिंदु पथ आ जाएगा आपका, बिंदु पथ ये हो गया 2x² प्लस z² प्लस 2x z माइनस 2x माइनस 2z माइनस 11 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। बी में 3z² आ रहा है, मेरा 3z² नहीं आ रहा। अच्छा, 3z² इसलिए नहीं आ रहा, शायद मैंने कुछ नहीं। अच्छा, 2 गामा स्क्वायर मैं भूल गया यहाँ पे, 2 गामा स्क्वायर भूल गया हूँ मैं, इसलिए 3 गामा स्क्वायर आएगा, तो ये 3z² आ जाएगा। ठीक है, हो गया, बढ़िया, ये बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, परफेक्ट। तो ये बढ़िया सवाल था, ऐसे सवाल किया हुआ है, ऐसे सवाल शायद 2-3 किए हुए हैं हमने, कि कभी तो जेड एक्स के समांतर दे देता है, कभी वाई एक्स के समांतर, कभी एक्स एक्स के समांतर। बाकी प्रक्रिया यही होती है, आप लैम्डा मानते हैं, एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं, पहले एक समतल से गुजारते हैं, फिर एक्स वाई जेड आके फिर दूसरे में रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, बिंदु पथ निकाल लेते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है ना? तो देखो, जरूरी है, ये बहुत जरूरी थे ये सवाल, आज की क्लास जरूरी थी, है ना? देखो, मुझे आप लोगों को समझाना पड़ रहा है कि आज की क्लास जरूरी थी। या आप में से बहुत सारे जने शायद इस उम्मीद में भी थे कि भाई आज सुबह नई क्लास स्टार्ट होगी, नया सिरे से स्टार्ट होगा, तो नया सिरा दोपहर में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जरूरी है कि जो पीछे चल रहा है उसको भी ईमानदारी से पूरा करें, जो पीछे चल रहा है उसको भी उतनी ईमानदारी से पूरा करें। अभी मुझे याद आया कि जो बता रहे थे मुझे, मैंने पहला जो नया बैच स्टार्ट करने की बात थी वो थी कि मैंने कहा नहीं, नया बैच मैं तब स्टार्ट करूंगा जब मेरा पुराना बैच जो है वो अच्छे से पूरा हो जाएगा, ठीक से पूरा हो जाएगा, तब मैं नया बैच स्टार्ट करूंगा। तो मतलब नहीं नहीं, वो बाकी कोचिंग वाले 2 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे अभी पता चला कि सबने अपनी डेट बढ़ा के 16 तारीख कर दी। मैंने 16 तारीख इसलिए नहीं बढ़ाई कि मुझे संक्रांत पे करना था या कुछ और करना था, मैंने इसलिए कहा था कि मेरा टॉपिक बचा पड़ा है, जब वो पूरा होगा उसके बाद ही मैं अपना नया बैच जो है वो स्टार्ट करूंगा, दोबारा से स्टार्ट करूंगा। बस यही था मेरा कारण। तो पता चला कि बाकी लोगों का भी जो एग्जाम है, बैच है, वो उसके साथ आगे गया। यार, अच्छा कोइंसिडेंस है, पर बढ़िया, अच्छी बात है। मेरा कारण वो नहीं था कि संक्रांत का ऑफर है या संक्रांत पे कोई 20% ऑफ निकालना है, 50% ऑफ निकालना है। मेरा तो 3D चल रहा था, 3D को टाइम चाहिए था, तो मैंने वो टाइम के लिए उसको रोके रखा था कि 3D पूरा हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी आज क्लास फिर चल रही है 3D की। तो आ जाओ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है। लंबवर्तीय बेलन के, ये आपका गोला, ये आपका समतल, और गोला और समतल जब मिलते हैं तो आपका वृत्त बन जाता है। गोले को जब आपका समतल काटता है तो वृत्त बन जाता है। और याद कर दिए, ये लंबवर्तीय बेलन है, ये कोई नॉर्मल बेलन ना है, ये लंबवर्तीय बेलन है। लंबवर्तीय बेलन में वृत्त होता है, उसका आधार जो होता है वो वृत्त होता है। लंबवर्तीय बेलन में आधार वक्र वृत्त होता है, ये कोई और नहीं चल सकते। बेलन में चल सकता है, बेलन में कोई भी आधार चल सकता है, लेकिन लंबवर्तीय बेलन वो आपका 10वीं वाला बेलन है, और 10वीं वाले बेलन के अंदर वृत्त होता है। तो गौर करो कि इस गोले, इस समतल के काटने से जो वृत्त बनेगा, तो आपका अक्ष कहां से जाएगा? केंद्र से जाएगा, गोले के केंद्र से जाएगा और समतल के लंबवत होगा। गोले के केंद्र से जाएगा और समतल के लंबवत होगा। गोले का केंद्र है 0 0, गोले का केंद्र है 0 0 0, और समतल का अभिलंब है हमारा
एक 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 1,1,1 हो गया, बन गया समीकरण। जनक का समीकरण हो जाएगा, अक्ष का समीकरण हो जाएगा x माइनस 0/1 y माइनस 0/1 z माइनस 0/1। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ तो कोई आंसर नहीं है ऐसा, है ना। याद है ये दिक् अनुपात है, ये दिक् अनुपात है, और दिक् अनुपात जो है वो अनुपात होते हैं, काट भी सकते हो और गुणा भी कर सकते हो। तो अगर मैं सबको 1/2 से गुणा कर दूं तो, सबको अगर 1/2 से गुणा कर दूं तो बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि दिक् अनुपात है ये संख्याएं नहीं है, ये अनुपात है। अनुपात कटते भी हैं और अनुपात दुगने तिगुने भी होते हैं। ये रहा 2 ऊपर चला गया, 2x बराबर 2y बराबर 2z। कहानी समझ में आई नहीं आई कि क्या किया हमने? हमने क्या किया? हमने ये किया कि पहले गोला था, गोले को एक समतल काट रहा था, गोले को समतल ने जहां काटा वही तो आपका लंबवर्तीय बेलन बनेगा। तो आपका जो अक्ष होगा वो बीच में से जाएगा, है ना, समतल के लंबवत होगा। यानी चित्र की भाषा में बात करें तो हमने ये किया है कि ये हमारा गोला था, ठीक है, इस गोले को हमारे समतल ने काटा, और गोले को समतल से काटने पर वृत्त प्राप्त हुआ। और यही आपका लंबवर्तीय शंकु तैयार हो गया। और बेलन तैयार हो गया, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है। अब सोचो बेलन का अक्ष क्या होगा? अक्ष यही तो होगा, मतलब जो आपका समतल है उसके लंब होगा, और गोले के केंद्र से वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाएगा, गोले के केंद्र और वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाएगा। लंबवर्तीय बेलन का अक्ष। समझ में आ गई? बढ़िया काम किया इस बार। मुझे सबसे बढ़िया बात लगता है थोड़ा सा खेल खेल जाता है, हल्का सा खेल खेला यहाँ पे बंदे ने यहाँ खेल खेला, 2x 2y 2z दे दिया, तो बच्चा निकालेगा आंसर x/1 y/1 z/1। अब जिसको रटा हुआ है उसको तो 1 1 1 ही चाहिए, लेकिन जिसने रटा हुआ नहीं है, जिसको समझा हुआ है कि दिक् अनुपात है, ये दिक् अनुपात है, ये कोई नंबर नहीं है कि a बराबर 2 और a बराबर 3 और a बराबर 4, तो उसको ये आंसर कभी नहीं मिलेगा कि कहाँ है 1 1 1 1 उसको दिखेगा नहीं, 2 2 उसको समझ में नहीं आएगा, 1 1 दिखेगा नहीं, 2 2 समझ में नहीं आएगा, तो उसको जो निकाला है वो उसके काम भी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, सॉल्व मतलब क्वेश्चन बनाने वालों का स्मार्ट तरीका होना भी चाहिए ऐसा। थोड़ा सा खेल ना खेले तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन रट के आया है और कौन पढ़ के आया है? तो ये दोनों बातों को अलग करना ही पड़ेगा। जुगाड़ आपको यहां तक ले आएगा, यहां तक ले आएगा, लेकिन यहां से डी तक जुगाड़ नहीं ला सकता। ठीक है, चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये कौन सा हो गया? ये हो गया था मेरा क्वेश्चन नंबर 98, पहुंचने वाले हैं 99। 99। हाँ, जो भी आपका समतल जब भी गोले को काटेगा, और तो आप जो डालेंगे ना, जो केंद्र से जाएगा, जो वृत्त के केंद्र से जाएगा वो गोले के केंद्र से भी जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि गोले के केंद्र से डाला गया लंब, गोले के केंद्र से डाला गया लंब जो समतल होगा उस पर लंब आएगा, उसके ऊपर वो लंब ही पड़ेगा, तो वो हमेशा उसके गोले के और वृत्त के केंद्र से होता हुआ ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 समकोणी स्पर्श समतल, समकोणिक स्पर्श समतल, दो चीजें होती है, एक तो होता है जनक, परस्पर लंबवत जनक। तो परस्पर लंबवत जनक की शर्त तो हमारी हो जाती है अब इस क्वेश्चन में एक बात है, एफ जी एच का मान है ही नहीं,
तो बिना मतलब में एफ जी एच को डालने का क्या मतलब हुआ? बिना मतलब में एफ जी एच डालने का मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ पे एफ है, क्या यहाँ पे जी है, क्या यहाँ पे एच है? तो सवाल बनाने वाले ने बिना मतलब में सवाल बना दिया, कहाँ है एफ जी एच? तो सीधा ये भी हो सकता था बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर 0, है ना? एफ जी एच तो है ही नहीं इसके अंदर। शर्त बिल्कुल यही है, नो डाउट, शर्त यही है, लेकिन सवाल बनाने वाले को देखो एफ जी एच डालना ही भूल गया। शर्त तो यही है, बिल्कुल शर्त यही है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने एफ जी एच ही नहीं दिया। देखो ऊपर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2 GXZ प्लस 2 HXY प्लस 2 UX प्लस 2 VY प्लस 2 WZ प्लस D बराबर 0, ये पूरा होता है। तो ये पूरा देना ही भूल गया, और फिर नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं दिया तो एफ जी एच का मान 0 हो गया। एफ जी एच का मान 0 तो ये हटा देता, कम से कम थोड़ा सा सवाल बढ़िया भी बन जाता, थोड़ा सा बढ़िया भी बन जाता। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बराबर 0, है ना? शायद ये यहाँ पे या तो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इसको 0 कर दे तब सुंदर लगे, है ना? इसको 0 कर दे, ठीक है। चलो निकिता अच्छा विनीता कह रही है अब दोबारा नहीं आएगा, मतलब रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चन अब से, हैं? ऐसा कह रहे हो क्या आप लोग? अब कोई क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, मत आओ, हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं, बिल्कुल ये तो चाहते ही हैं कि आईआईटी वाले क्या करते हैं, आईआईटी में रिपीट नहीं होता, मजा आता है। आईआईटी वाले में सवाल रिपीट नहीं होते, जो एक बार आ गया सो आ गया, दोबारा कभी नहीं आता। जब तक कायनात है तब तक वापस नहीं आएगा, होना भी ऐसे ही चाहिए। ऐसे होने चाहिए कि जहां मेहनत ही एक विकल्प हो और कोई विकल्प ना हो, है ना? क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर वो चीज नहीं दिखेगी, कोई जुगाड़ करके सिलेक्शन निकाल लेता है ना, कोई ऐसे करके, तब फिर वो मजा खत्म हो जाता है। फिर हम बच्चों को क्या बताएं, जब नया सत्र शुरू हो बच्चों को क्या बताएं कि जुगाड़ करो, वो खत्म हो जाता है, वो हमारा भी जो जोश है वो खत्म हो जाता है। जब हम कहते थे वो एक बंदा था वो ऐसे जुगाड़ करके निकल गया, मजा नहीं आता। फिर ना तो पढ़ाने का मजा आता है और ना ही पढ़ने का मजा आता है। पढ़ने का मजा आप तब आएगा जब आपको ये पता होगा कि मेहनत से ही सिलेक्शन आएगा, है ना? कड़ी मेहनत से ही सिलेक्शन आएगा, और हमें भी यही पता होगा कि कड़ी मेहनत करवाओगे तो ही सिलेक्शन आएगा, तब हम दोनों ईमानदारी से काम करेंगे। वरना अगर जुगाड़ का कोई भी रास्ता खुल गया तो फिर जुगाड़ कर बैठेंगे। तो ये आया था आरपीएससी सेकंड गेट 2022 का, लंबवर्तीय बेलन के अंदर आपके 3 परस्पर लंब जनक है, आपके जनक लंब है, तो वो tan इनवर्स अंडर रूट 2 था, है ना? ये कौन होता है, अर्धशीर्ष कौन होता है, tan इनवर्स अंडर रूट 2। हाँ, फिर वो अर्थ ही खत्म हो जाता है, फिर मेहनत करने वाला एक हो गया सारे। फिर क्या शतक हो गया, क्या हो गया? ठीक है, फाइनली अगला क्वेश्चन। लंबवर्तीय बेलन जिसका अक्ष ये है, त्रिज्या 5 है, तो उसका समीकरण क्या होगा? एक लंबवर्तीय बेलन जिसका अक्ष ये है और त्रिज्या 5 है, सारे काम तो दे दिए इसने। हाँ, वो इस बार आज क्वेश्चन जो थे ना वो व्हाइट में टाइप थे, इस वजह से सारा व्हाइट हो गया। बस आज आज की बात है, एडजस्ट कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, अक्ष आपका ये दिया है x/2, y/3 और z/6, तो ये अक्ष ले लो। अक्ष का समीकरण दिया है हमें x/2, y/3, z/6, यही है 2 3 6, ठीक है। यानी ये जो अक्ष है ये मूल बिंदु से जाता है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मूल बिंदु आएगा, तो ये ले लेते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु आ गया 0 0 0, ये ओ पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, जिसका बिंदु पथ निकालेंगे जो बेलन होगा, XYZ, ये आपकी त्रिज्या होगी। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि त्रिज्या 5 है, बस सारे काम तैयार है, सब कुछ तैयार है।
यह आपकी P से लेकर O तक की दूरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, PO का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। तो PO का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OQ का स्क्वायर हो जाएगा आपका। OQ जो है वो प्रतिबिंब हो जाएगा, इसका देखो 2 3 6 है, 2 3 6 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा एक्स, 2x प्लस 3y प्लस 6z बटा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36, 40, 49, 7 और इसका स्क्वायर। वज्र गुणा करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 इधर आएगा तो 7x स्क्वायर, 7y स्क्वायर, 7 ही जेड स्क्वायर, 49, सब कुछ 49 49 49, 49 एक्स स्क्वायर, 49 ही वाई स्क्वायर, 49 ही जेड स्क्वायर, और इन बंदों को खोलोगे तो ये सब इधर आएंगे, तो 4x माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 9y स्क्वायर माइनस के 36 जेड स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6 6 दूनी 12 एक्स वाई माइनस के 36 वाई जेड माइनस के 3 वाई जेड हो चुका, तो एक्स जेड बचा, तो 6 दूनी 12 12 दूनी 24 एक्स जेड, और फिर एक और बचा हुआ 25, 25 गुणा 49, 25 गुणा 49 कितना होता है? 1225, वो 1225 और इधर आ गया बराबर 0। अब घटा लो, 49 में से 4 गए 45 एक्स स्क्वायर, 45 एक्स स्क्वायर, और 49 में से 9 गए तो 40 वाई स्क्वायर, और 49 में से 36 गए 13 जेड स्क्वायर, फिर माइनस 12 एक्स वाई माइनस 36 वाई जेड माइनस 24 एक्स जेड, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा है? 45 40 13, 45 40 13, 45 40 13, 45 40 13, यहाँ तक तो सब मैच कर रहे हैं। माइनस का 12 एक्स वाई, तो ये मैच कर रहा है, तो सी आपका आंसर हो गया। सी आंसर हो गया ना, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में, बढ़े आगे 102 की तरफ। -102 की तरफ, तो ये कह रहा है माइनस एक और 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण जो गोले ये और 1 2 -2 पे स्पर्श करता होगा। कमाल है यार। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ने अच्छा खासा खेला है। क्वेश्चन ने क्या खेला है, ध्यान से समझो कि एक गोला है जिसका समीकरण आपको निकालना है, वो 1 -1 0 से गुजरता है, ठीक है, और ये वाला गोला इस गोले को इस बिंदु पे स्पर्श करता है, वो जो गोला है वो इस बिंदु पे उसको स्पर्श करता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले दोनों को मिला के स्पर्श तल का समीकरण निकालेंगे। स्पर्श तल का समीकरण निकलने के बाद में इस गोले और उस तल को मिला के s प्लस लैम्डा पी कर देंगे, फिर लैम्डा का मान निकालने के लिए उसे इस बिंदु से गुजार देंगे, जैसे गुजारेंगे हमें वो गोला का समीकरण मिल जाएगा। मैं ये कह रहा है ना कि ये समतल, ये जो गोला है, ये गोला इस बिंदु पे उसको स्पर्श करता है, यानी इस बिंदु पे खींचा गया स्पर्श तल दोनों का होगा,
तो एस प्लस लैम्डा पी करा के उस गोले का समीकरण हम निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा विज्ञान लगाते हैं। हाँ ठीक है ना, तो आ जाओ। और या तो एक बार आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 1-1 से गुजरता है, कौन सा ऑप्शन है जो 1-1 से गुजरता है। तो शायद ऑप्शन से काम चल जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऑप्शन जल्दी से साथ देंगे हमारा। और वैसे ऑप्शन से आप आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से इस बिंदु से भी वो गुजरता होगा और इस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, मतलब यहाँ से भी गुजरता है, तो दोनों से ही गुजरता है। तो वो देख लो कौन सा गोला है जो दोनों बिंदु से गुजरता है, तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना मेथड वेथड लगाए, सीधा आंसर आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन ट्राई करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। है ना, तो बाय ऑप्शन चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो एक तरीका तो आपके पास बाय ऑप्शन वाला हो गया। एक है जो मेन तरीका है, उस पर बात कर लेते हैं। तो मेन तरीके के लिए आपको स्पष्ट तल का समीकरण निकालना होगा पहले। स्पष्ट तल का समीकरण ये आ जाएगा, 2u बराबर 1, v बराबर -3, w बराबर 0, ठीक है, और d बराबर 1। अब आपको इस बिंदु पे स्पर्श तल का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श तल का समीकरण हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है x(x1) बड़े वाला लगेगा, x(x1), y(y1), z(z1) प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1। तो x1 y1 z1 का मान तो ये दिया गया, ये रहा। इस बिंदु पे हमें खींचना है 1 2 -2। x1 का मान 1, y1 का मान 2, z1 का मान 2 -2, u का मान 1, v का मान -3, और फिर हो गया w का मान 0 है, d का मान 1 है शायद, ठीक है, बराबर 0, ब्रैकेट खोल लो, समतल का समीकरण निकल जाएगा। x और x 2x हो गए, y और -3y -y हो गया, माइनस का 2z हो गया, और +1 माइनस का 6, और यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2 -6, तो माइनस का 4 हो गया, बराबर 0। अब दोनों को मिला के प्रतिच्छेदी गोले का समीकरण निकालो। तो ये आपका मेन तरीका हो जाएगा, s प्लस लैम्डा पी बराबर 0। तो गोले का समीकरण x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 प्लस लैम्डा 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 4 बराबर 0। अब ये जो गोला है, क्वेश्चन ने कहा है कि ये 1 - 1 0 से गुजरता है, 1 - 1 0 से गुजरता है। तो ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 1 0 माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया 6 7 8 9 10 11, लैम्डा का मान आ गया 11।
लैम्डा का मान 11 रख दो, लैम्डा बराबर 11 रखने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 रखने पर ही हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2x, और यहाँ पे लैम्डा कितना आपने 11 रखा, 11 दूनी 22, 22 और 2 24x। फिर यहाँ पे 11 रखा और 6, 11 6 17y, और फिर z वाला 11 दूनी 22z, फिर 11 44 1 43 बराबर 0। ये देख लो कौन सा आ गया, 24x माइनस 17y माइनस 22z बराबर 43। तो ये आपका बी आंसर हो गया। तो आप इसको ऑप्शन से करते हैं तो जल्दी हो जाता, मैन तरीके से करोगे तो भी ठीक है। चलो, अभी दोपहर वाली जो क्लासेस होंगी इनका सबका टाइम जो है रीसेट करेंगे, एक बार चीज़ों का टाइम रीसेट करेंगे, नए सिरे से नए टाइम टेबल के साथ चलेंगे। आज दोपहर की क्लास जो है मैं शेड्यूल कर दूंगा, आप लोग देख लेना, या तो 12 बजे या फिर 1 या 1:30 बजे। फिर हम पहले उस पर प्लान पे बात करेंगे, ठीक है। पहले हम प्लान पे बात करेंगे कि कैसे कैसे हमारा कोर्स चलेगा, आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से नोट तैयार करने हैं, और कैसे कैसे आपको सब कुछ चीज़ें जो है ना, वो बार बार सवाल ना आए आप लोगों की तरफ से कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, वो चीज़ कहाँ मिलेगी, पहले किसको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी जो बातें हैं वो आज जो दोपहर वाला लेक्चर होगा उसमें यही बात करेंगे कि क्या क्या कैसे शुरू करना है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। सारी चीज़ें पहले से डिसाइड करके चलेंगे, फिर हम उसी के ऊपर, और इवन टॉपिक का भी जो क्रम है वो भी लगभग निर्धारित करके चलेंगे, और हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो भी सेट करके चलेंगे। पहले ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, सब कुछ डिसाइड करके चलेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई परेशानी किसी को भी ना आए। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, निपटा दो उसको भी फटाफट। 103, ये आपका आरपीएससी सेकंड गेट 2022 का क्वेश्चन है। सेकंड गेट 2022 का देखो, गोले का केंद्र O जिसकी त्रिज्या 3 है, बिंदु A3 4,0 से मिलाने वाली रेखा A का ध्रुवीय समतल R पर मिलाती है, तो OR बराबर होगी, OR कितना होगा, OR कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप यहां से ही गोले का समीकरण निकाल लोगे, इतने इतने से ही। गोले का केंद्र O है, मतलब मूल बिंदु है, गोले की त्रिज्या 3 है, इतना होते ही आपको गोले का समीकरण पता लग गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आ गया। अब हमें क्या करना है, बिंदु ए से मिलाने वाली रेखा, किसको, गोले के केंद्र O को बिंदु ए से मिलाने वाली रेखा ए के ध्रुवीय समतल, तो ए का ध्रुवीय समतल यानी ए ध्रुव है, ए का ध्रुवीय समतल निकालना है, तो ये ध्रुव हो गया, ध्रुव हमारा 3 4 0। इसकी ध्रुवी, ध्रुवी का समीकरण होता है, अगर गोले का समीकरण मूल बिंदु वाला हो तो x1x प्लस y1y प्लस z1z बराबर आर स्क्वायर। तो x1 y1 z तो ये बिंदु हो गए, r जो है वो त्रिज्या आ जाएगी, तो ये आ गया 3x प्लस 4y प्लस 0z बराबर 9। ये आपके ध्रुवी का समीकरण आ गया। अब ध्रुवी क्या कर रही है वो देखो, ए से मिलाने वाली रेखा ए के ध्रुवीय समतल को आर पर मिलती है। अब ओ से ए तक की जो लाइन है वो खींचो, रेखा ओ ए का समीकरण, रेखा ओ ए का समीकरण, तो रेखा ओ ए का समीकरण हो जाएगा, मूल बिंदु से जाती है
तो x माइनस 0, वाई माइनस 0 और z माइनस 0 बटा OA। OA है तो OA के दिक् अनुपात निकाल लो। OA के दिक् अनुपात हो गया 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, 0 माइनस 0। तो 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, 0 माइनस 0, ये आपका हो गया। तो इस पे एक बिंदु मान लो, बराबर में लैम्डा रखो। ये लैम्डा रखा, x बराबर आ गया 3 लैम्डा, y बराबर आपका आ गया 4 लैम्डा, z बराबर आपका आ गया 0। ये पॉइंट जो है ये इस ध्रुवीय समतल को कट करता है। तो ध्रुवीय समतल से प्रतिच्छेद बिंदु वो R बनेगा। ध्रुवीय समतल से प्रतिच्छेद बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु, तो रख दो इसके अंदर। x की जगह 3 लैम्डा, ये हो गया 9 लैम्डा। y की जगह 4 लैम्डा, 4 4 16 लैम्डा। z की जगह 0 बराबर 9, लैम्डा बराबर आ गया 9/25। ये मान यहां रख दो, इससे आपका x का मान आ जाएगा। x बराबर आ गया 3 गुणा 9/25, y बराबर 4 गुणा 9/25 और z आपका 0 हो गया। ये आपका R पॉइंट आ गया, पॉइंट R। क्वेश्चन ने कहा है कि OR निकालो, O से R तक की दूरी। तो OR बराबर हो जाएगा अंडर रूट, O तो मूल बिंदु है, R ये खुद है ही है, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी 3 गुणा 9/25 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 9/25 का स्क्वायर, और z वाला 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर। 9/25 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा जो कि 9/25 हो जाएगा। अंदर ही आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो कि 5 बन जाएगा। 5 से 25 कट गया, आंसर आ गया 9/5। भाई दबा के काम करवाया, सवाल वाले ने दबा के काम करवाया। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 103 हो चुके हैं, 104 ये सेकंड ग्रेड। ये बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा था, बड़ा विवादित क्वेश्चन रहा था। इसमें एक्चुअली क्या है कि करना कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ इमेजिनेशन करनी थी। अगर आप प्रॉपरली इमेजिनेशन कर सकते हैं तो हम आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में कहा था एक्स वाई समतल के समांतर समतल द्वारा शीर्ष मूल बिंदु तथा आधार वाले शंकु का काटा गया खंड कैसा होगा। ये आपका एक शंकु है, इस शंकु को एक्स वाई समतल के समांतर एक समतल है जिसने काटा है, काट कर बताइए क्या बनेगा। दिग्वर्त, अति परवलय, वर्त या परवलय, कौन सी आकृति इसमें से बनने वाली है उसके बारे में पूछा गया था कि कौन सी आकृति बनेगी। ट्राई करिए, सोचो कि क्या कह रहा है ये। तो पहले गौर करोगे, इतने से को भी गौर करो तो ये देखो ये वृत्त है, और वैसे अगर 3D में बोलूं तो ये एक बेलन है। कौन सा बेलन है? जो वाई जेड के ऊपर है। अगर आपका वाई ये है, जेड ये है, मतलब जो दीवार है, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर ये वाई जेड है तो इस पे आपका एक सर्कल बना हुआ है, और फिर ये बेलन हो गया। ये आपकी तरफ एक पाइप है जो आपकी तरफ चल रहा है, इसकी त्रिज्या जो है वो बी के बराबर है, इसकी त्रिज्या बी के बराबर है। फिर एक बंदे एक्स बराबर ए ने इसको काटा, एक्स बराबर ए ने इसको काटा, थोड़ा सा आगे होगा एक्स बराबर ए, क्योंकि एक्स बराबर ये जो बोर्ड है ये एक्स बराबर 0 होगा, है ना। जब समतल वाई जेड होगा, ये आपका वाई, ये आपका जेड, ठीक है। वाई जेड जो बना है, वाई और जेड से जो बना हुआ तल होता है उसका समीकरण एक्स बराबर 0 होता है। तो ये आपका एक्स बराबर 0 हुआ, और ये आपका वृत्त है। तो ये है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
टू बी स्क्वायर। लेकिन एक बार थोड़ा सा थमना होगा। थमना इसलिए होगा कि एक चीज दी हुई है x बराबर a पर, ये x बराबर 0 पे नहीं बना हुआ है, ये x बराबर a पे बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो व्रत बना हुआ है, ये व्रत थोड़ा सा आगे है, x बराबर 0 पे नहीं है बल्कि x बराबर a पर है। तो बस यूं समझ लो कि इस व्रत को उठा के थोड़ा सा आगे ले आए, थोड़ा सा आगे ले आए और मूल बिंदु से मिलाकर इसको शंकु बना दिए। इसको हमने शंकु बना दिया। अब कल्पना करो कि आपके सामने एक शंकु है जिसका शीर्ष जो है वो तो आप है और शंकु आपके आगे की तरफ है, यूं यहां से निकल रहा है और यूं जा रहा है, ये शंकु है जिसका पैंदा का मुंह जो है वो आपकी तरफ है और जो कोन का जो शीर्ष है वो मेरे यहाँ से निकल रहा है, मतलब प्रकाश निकल रहा है मेरे अंदर में से, तो वो निकल के शंकु क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाई जेड तल है, याद रखिएगा, ये वाई है, ये जेड है, तो मैं जो हूँ वो वाई जेड तल पर हूँ और शंकु आगे की तरफ जा रहा है जिसका शीर्ष यहाँ है और आगे की तरफ वो जा रहा है, मतलब जो पैंदा होता है वो आपकी तरफ है। अब कहानी में आता है अगला ट्विस्ट, वो है एक्स वाई समतल के समांतर समतल। एक समतल है जो एक्स वाई समतल के समांतर है। एक्स वाई कहाँ होगा, ये आपका एक्स, एक्स आपका ये है, ठीक है, वाई हमने ये लिया है, तो एक्स ये है, उंगली देखना मेरी, दिख रहा है, ये देखो ये एक्स है, ठीक, ये मेरा वाई है। तो एक्स वाई तल के समतल जो होगा, समतल वो ऐसा होगा। अब सोचो कि उसने ऐसे काटा, खच खच, शंकु दोबारा समझ लो, शंकु यहां से निकला आपकी तरफ जा रहा है ना, मतलब यहां मैं खड़ा हूं और वो ऐसे, और जो समतल काट रहा है वो ऐसे काट रहा है, खच। तो क्या बनेगा, व्रत नहीं बनेगा। व्रत तो तब बनता है जब आप ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं तब व्रत बनते हैं। जब आप ऐसे काटते हैं, जब आप ऐसे काटते हैं तो इस केस में आपका या तो अति परवलय बनता है या फिर परवलय बनता है। कम कोण पे काटते हैं तो परवलय बनता है, ज्यादा कोण पे काटते हैं तो अति परवलय बनता है। लेकिन हम ज्यादा कोण पे नहीं काट रहे हैं, हम कम कोण पे काट रहे हैं, तो जब हम कम कोण पे काटते हैं तो आंसर आता है परवलय। हमारा कोण कम है, जो शंकु का कोण है उससे कम कोण पे हमने काटा है, ठीक है। परवलय, अति परवलय तब होता है जब आप ज्यादा बड़े कोण पे काटते हैं, जो उसका कोण होता है अर्धशीर्ष कोण होता है, अर्धशीर्ष कोण से ज्यादा कोण पे काटते हैं तब आपका जो है अति परवलय बनता है। अर्धशीर्ष कोण जो है उससे ज्यादा कोण पे काटते हैं तब आपका अति परवलय बनता है, उससे छोटे कोण पर आपका परवलय बनता है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ कल्पना करने जैसा सवाल था और आपका आंसर आपको मिल जाता। तो अच्छे सवाल थे इस बार सेकंड ग्रेड में, सवाल कमाल के ही पूछे थे, हिला हिला के, है ना। जितना होता है, जितना मिक्सिंग कर सकता था उतना मिक्स करने की कोशिश की बंदे ने, है ना। जितना होता है ना कि हम जब मिक्स करते हैं तो हर तरीके ऐसे मिक्सिंग कर देते हैं ताकि बंदे को पता ही ना चले कि क्या चल रहा है। अभी देखो ओआर वाला देखा, उसमें कई चीजें मिक्स थी, धुर था, धुरवी थी, धुरवी के बाद में उसका बाद में प्रतिच्छेद बिंदु था, उस पर लंब राइन थी, यानी बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक चीज बना दी। तो इस बार बहुत हिला के ना, जैसे हम जब मिक्स करते तो खूब मिलाते हैं, इस तरीके से मिलाते हैं कि बाद में पता ही ना चले कि इसमें क्या क्या था। इस तरीके के जो सवाल है ये कमाल बना है इस बार। ऑप्शन भी काफी करीब थे, ये भी बहुत समझदारी की पेपर बनाने वालों ने, ऑप्शन को भी बहुत नजदीक रखा। सीटें ऐसी खाली थोड़ी रहेगी, है ना, सीटें ऐसी खाली थोड़ी रहेगी, सीटें खाली रहने के लिए कुछ कलाकारी तो करेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर टेक एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन 2020 का क्वेश्चन है ये। हाँ कोई ना, मैंने तभी कहा ना कि तभी तो मैंने जो वीडियो में कहता हूँ कि कोर्स एक बार करना पर्याप्त नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर अब बनने वाले ऐसे होने लग गए, ऐसे तरीके के क्वेश्चन आने लग गए। अगर आपको ये लगता हो, जैसे कई लोगों को ये लगता है कि राजस्थान में ही ऐसा हो रहा है, तो मैं बार बार कहता हूँ आप जाके एमपी के पेपर को देख लीजिए, एक बार जाइए, समय निकालिए थोड़ा सा, और मध्य प्रदेश में जो प्री का पेपर हुआ था वर्ग 1 का, उस पेपर को उठा के एक बार देख लो, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ऐसा सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है, भारत में हो रहा है। आप जाइए दिल्ली में चले जाइए, 2021 का दिल्ली का पेपर देख लीजिए, आपको यकीन होने लग जाएगा कि इस तरह अच्छा आने लग गया है। प्री एग्जाम का इस तरह अच्छा आने लग गया तो मेंस का तो आना ही था। अब आपका क्वेश्चन आगे है कि ये जो व्रत है और ये समतल है, ये दोनों काट रहे हैं, तो आपको केंद्र के निर्देशांक बताने हैं। जो व्रत बना है, इस व्रत का केंद्र कहाँ होगा, उसके निर्देशांक बताइए।
ऐसे तो छोटा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है। तो वृत्त का जो केंद्र है उसके निर्देशांक ज्ञात करिए। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। ये तो हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत थोड़ी है इसमें, फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं इसमें। है ना, आपको एक रेखा खींचनी है, एक रेखा खींचनी है जो गोले के केंद्र और वृत्त के केंद्र से जाती हो और समतल के साथ उसका प्रतिच्छेदन निकालना है। तो पहले गोले का केंद्र चाहिए होगा। गोले के लिए u का मान -1 है, v का मान u का मान 0 है, सॉरी u तो इसमें है ही नहीं, x का कोई पद नहीं है, तो u बराबर 0 हो गया, v बराबर -1 हो गया और w बराबर -2 हो गया, जिससे आपका केंद्र जो है वो -u -v और -w आ गया। तो 0 1 एंड 2 ये आपका केंद्र आ गया। रेखा जो है गोले के केंद्र और वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा, गोले तथा वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा, इस समतल के वो लंबवत होगी, गोले के केंद्र से जाएगी। गोले का केंद्र है 0 1 2, तो x -0 y -1 z -2 समतल के लंबवत, तो 1 2 2 ये हो गया। दोनों का रेखा का और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। बराबर में लिया लैम्डा, x बराबर लैम्डा, y बराबर 2 लैम्डा प्लस 1, z बराबर 2 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट समतल पे स्थित होगा। समतल ये रहा, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 21। x का मान लैम्डा, y का मान 2 लैम्डा यानी 4 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 4 बराबर 21। 4 4 8 1 9 लैम्डा, ये गया 15 लैम्डा बराबर 15/9 और 15/9 यानी 5/3। ये 5/3 यहाँ ले आओ, यहाँ रख दो। तो x बराबर 5/3, y बराबर 5 दूनी 10, 13 13/3, z बराबर 6 16/3। ये आपका सी आंसर आ गया। तो ये तो कोई ज्यादा करामाती सवाल नहीं था, है ना, तो ये तो सिंपल सा ही था, कोई ना। चलो, इसमें से गलत कथन कौन सा, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये बढ़िया सवाल पूछा, मजा आया। 106 बंदों ने ये सवाल ठीक पूछ लिया, ये बढ़िया था। इसमें कहा कि बताओ कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है। क्वेश्चन गोले का है, इसमें से आप बताओ कि कौन सा गोले का समीकरण नहीं है। कौन गोले का समीकरण नहीं है, कट करना है आपको, कौन गोले का समीकरण नहीं है ना। कौन गोले पर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन से भी कर सकते हैं। गोले का जो वृत्त का जो केंद्र होगा वो समतल पे स्थित होगा, वैसे भी कर सकते हो आप। कौन नहीं है, अच्छा नहीं है, गलत कथन कौन सा है गलत कथन कौन सा है, मतलब ए गोले का समीकरण नहीं है और ये नहीं बोल रहा है, मतलब ये तो सही हो गया। तो गलत कथन कौन सा है ये बताना है। तो भाई गलत कथन तो ये गोले का समीकरण नहीं है, तो ये बात तो इसने सही बोली है। क्यों नहीं है, उसका बड़ा कारण है कि इसमें 2z² आ रहा है और गोले के समीकरण में x² y² z² के गुणांक इकाई होते हैं, या इकाई ना भी हो चलो तो सेम होने चाहिए ताकि हम भाग दे के बराबर कर सकें। तो ये इसलिए रिजेक्ट हो गया। बी जो है वो गोले का समीकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2yz आ रहा है, 2yz का पद इसमें नहीं आता। गोले के समीकरण में x² आता है, y² आता है, z² आता है, x आता है, y आता है, z आता है, अचर पद आता है, x y नहीं आते, x गुना y, y गुना z, z गुना x नहीं आते। तो इसने कहा गोले का समीकरण नहीं है, तो सच बोला है, नहीं है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पद बिल्कुल सही है, लेकिन
त्रिज्या देखनी होगी, त्रिज्या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। त्रिज्या काल्पनिक होगी तो गोले का समीकरण नहीं हो सकता, तो यहाँ त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले। तो इसके लिए u का मान आ जाएगा -1, v का मान आ जाएगा 2 और w का मान आ जाएगा -3। और बाकी अगर आप लोग थोड़े से समझदार है तो आप लोग पकड़ लेंगे कि इसमें त्रिज्या जो है वो धनात्मक आएंगी, क्योंकि d का मान -11 है। त्रिज्या में जो परेशानी पैदा करता है वो d का मान, क्योंकि u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर से अगर d बड़ा हो गया तो वो माइनस में ले आएगा और त्रिज्या काल्पनिक हो जाएगी। गोले की त्रिज्या में जो रोड़ा पैदा करता है वो d होता है। d अगर नेगेटिव हो गया तो फिर तो रोड़ा पैदा होना ही नहीं है, क्योंकि u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर ये तो स्क्वायर में है, तो ये तो नेगेटिव दे ही नहीं सकते। d जो है वो अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो फिर तो r आके ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो d नेगेटिव है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस केस में d +15 है, ये मरवाएगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो आपका c जो है ये फॉल्स है, ये गोले का समीकरण है और ये मना कर रहा है कि गोले का समीकरण नहीं है, जबकि ये गोले का समीकरण है। हाँ तो वही था ना, सवाल को बढ़िया बनाया। सो गलत कथन है तो जल्दबाजी में करेगा तो वो फटाफट वो सोचेगा गलत कथन, तो पहले वाला ही गलत हो गया, वो सही ढूंढ रहा है। मैं ये बताना है, पहले तो आप ऐसे ऐसे सवाल हो ना तो पहले लिख लो ट्रू ट्रू फॉल्स ऐसे लिख लो, फिर देखो क्या पूछा है, ट्रू पूछे या फॉल्स पूछे, है ना। ये सबसे बढ़िया। मैं तो नॉर्मली जैसे आप देखा होगा कि मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं जब ये ऐसा पता गलत कथन कौन सा है, इसके ट्रैप में फंसने से अच्छा है कि आप ऑप्शन के ऊपर आगे लिख लो ट्रू 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 फॉल्स, तो फिर आपको पता चल जाएगा ट्रू पूछे या फॉल्स पूछे, फिर उस पर टिक कर दो। ये आया था आपका संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर जो 2022-23 वाली थी, फरवरी में जो हुई थी, उसका क्वेश्चन है ये संस्कृत वालों का। अब संस्कृत वाले भी अपडेट हो रहे हैं, है ना। अब संस्कृत वाले भी कमाल कर रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 106, 107। अब संस्कृत भी पीछे नहीं है। ये भी सिंपल है सवाल, लेकिन क्या करोगे इसके अंदर। ये जो ए बिंदु है इसके सापेक्ष कोई गोला है, कोई गोला है वो जो हमें नहीं बताया गया। हाँ, गोले का केंद्र जरूर दिया गया कि ये गोले का केंद्र है, और वो जो गोला है उस गोले को -2, 3, 4 पे जब ध्रुवी निकालोगे तो ध्रुवी ये है। तो बताओ गोले की त्रिज्या कितनी है। तो याद करो गोले का केंद्र आने का मतलब है आपके पास माइनस का u आ चुका है। गोले का केंद्र, गोले का केंद्र, ये गोले का केंद्र है, और गोले का केंद्र जो होता है वो होता है माइनस का u, माइनस का v और माइनस का w। यानी आपको u का मान मिल चुका, u -1 है, v -1 है और w 0 है। तो खाली एक ही चीज गायब है, वो है d, वो है d जो हमें निकालना है। अब हम ध्रुवीय समतल का समीकरण निकाल लेते हैं। ध्रुवी का समीकरण, ध्रुवी का समीकरण होता है x(x1) y(y1) z(z1) प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। तो रखो मान, क्या है आपका ध्रुवी आपको दी गई है, ध्रुव आपको दिया गया, ये रहा ध्रुव x1 y1 z1 -2 3 4 -2 3 4, u का मान दिया गया है -1, y1 का मान 3, w का मान है 0, d, यह आ जाएगा -3x
प्लस का 2y प्लस का 4z प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 प्लस d बराबर 0 और माइनस से गुणा करने पर 3x माइनस 2y माइनस 4z प्लस 1 माइनस d बराबर 0। अब आपको समीकरण दिया गया है, तुलना कर लो दोनों की और यहाँ पे देख पा रहे हो बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे 3 है, माइनस 2 है, माइनस 4 है, बस अचर पद जो है वो हमारे पास 1 माइनस डी है और यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस डी बराबर 1 हो गया, जिससे डी बराबर 0 आ गया। अब डी 0 आते ही गोले की त्रिज्या r बराबर आ जाएगी, r बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो u का मान है 1, 1 का स्क्वायर, v का मान 1, 1 का स्क्वायर, w 0, d 0, यह आ गया आपका अंडर रूट 2। तो आंसर आ गया अंडर रूट 2। ये आंसर आ गया। चलो एक पे और आ जाते हैं फटाफट। 107, 108, ये कहाँ का है? ये संस्कृत डिपार्टमेंट का। ये सिंपल है, ये तो फटाफट निपटा दो, बहुत सिंपल वाला है। अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली जिसकी दिक्कोजाएं इसको संतुष्ट करती हो, जनित शंकु का समीकरण ज्ञात करो। जनित शंकु का समीकरण ज्ञात करो। तो बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है, शंकु में आपको एलएमएन ही हटाने होते हैं, शंकु में आपको एलएमएन ही हटाने होते हैं। तो ये रहा जनक रेखा का समीकरण, x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। यह आपकी जनक रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, बराबर में रख दो लैम्डा, बराबर में लिया लैम्डा, लैम्डा लेके एल का मान निकाल लिया, एल का मान आ गया x माइनस अल्फा बटा लैम्डा, y का मान आ गया एम का मान आ गया y माइनस बीटा बटा लैम्डा, एन का मान z माइनस गामा बटा लैम्डा। ये एल एम एन का मान ले जाके आप यहां डाल दो, एल की जगह x माइनस अल्फा बटा एल, x माइनस अल्फा बटा लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी। ऐसा सवाल भी हमने किया हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको बस वो जो चीजें पढ़ाई होती है उनको बार बार, ताकि टाइम पे याद आ जाए बस। एक बात तो आपसे सीख ही गए होंगे कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से आप टाइम पे याद नहीं कर पाते कि आपने क्या पढ़ा था, इसीलिए बार बार पढ़ने की जरूरत है। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हो बात? मेन सार है वो ये है, बार बार पढ़िए ताकि पढ़ी हुई चीजें टाइम पे काम आ जाए। वरना क्या होता है, ज्यादा पढ़ने से आपको, पढ़ तो आप बहुत सारे लेते हो, सारी चीजें पता भी चल जाती है, लेकिन टाइम पे काम नहीं आती, फिर आपको याद आ रहा होता 4 दिन बाद, जो कि काम का फिर उसके काम का नहीं होता, क्योंकि पेपर में उसी टाइम याद आना चाहिए और कम समय में याद आना चाहिए। तो ज्यादा चीजें पढ़ने से बस ये तो हो जाएगा कि आपका मन संतुष्ट हो जाएगा कि मैंने बहुत सारी चीजें, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको वो में से कोई भी याद नहीं आएगा। आज आपने जैसे पेपर देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ सब है, लेकिन टाइम पे याद नहीं आ रहा। तो दिक्कत यही होती है कि टाइम पे चीजें याद नहीं आती, पढ़ा हुआ तो रहता है। हाँ, तो वो जरूरी है कि आप लोग इसे समझें, इस ताकत को समझें। ये एक और कर दें क्या? टाइम है ना? ठीक है, आ जाओ एक और कर देते हैं, लास्ट है 109 पे हम, ये हमारा 109 है। ये तो इन्होंने जबरदस्त सवाल डाल दिया। ये तो इन लोगों ने खतरनाक सा डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। पेपर में था क्या, पेपर जब टफ आता है ना तो आप चिंता मत करो, आपका कंपटीशन पेपर से नहीं है, आपका कंपटीशन है वो जो बच्चे बैठे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं उनसे। तो अगर पेपर टफ है
तो कम में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन पेपर से है, हमारा कंपटीशन पेपर से नहीं है, हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जो परीक्षा दे रहे हैं। आने दो पेपर को टफ, क्या दिक्कत है, पेपर टफ आएगा तो 150 में से 40 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है, हुआ ही है, अभी हुआ ही है, लास्ट में क्या हुआ है, 150 में से 40 क्वेश्चन पे, सॉरी 130 में से 40 पे सिलेक्शन हुआ है, 20 तो पेडागोजी के थे, चलो उनको भी काउंट कर लें अगर हम, तो 150 में से 60 पे सिलेक्शन हुआ है। अगर 150 में से किसी ने 60 भी कर दिए थे तो सिलेक्शन हुआ है, उसकी सीटें खाली रही थी। यानी आपको 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं, नॉर्मली हम ये सोचते हैं 150 करने हैं, नहीं करने 150, 60 करने, 150 में से 60, यानी हर लगभग 3 पर 1 करना था, लगभग 2.5 हो गया होगा, है ना, 2.5-3 मान लो, लगभग 2.5-3 पर 1 करना था आपको, तब भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन हमारी लड़ाई हो जाती है पेपर से, हमारी लड़ाई पेपर से कभी नहीं है, होती भी नहीं है, हमें 150 अटेम्प्ट नहीं करने। तो यहाँ आ जाओ, आपका बेलन का समीकरण जिसका जनक जेड एक्स के समांतर है, तो जिसका जनक जेड एक्स के समांतर है, तो ये जनक हो गया एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा, ये बार बार कर चुके हैं हम ये वाले सवाल। ये जेड एक्स के समांतर है तो 0 0 और 1, 0 0 1, ये आ गया, बराबर आप लैम्डा रखोगे, रिवीजन ऐसी थोड़ी कह रहे हैं यार हम, ऐसी थोड़ी रिवीजन रिवीजन चिल्ला रहा हूँ, सोचो ऐसी थोड़ी कह रहा हूँ मैं, ये बड़ी है आज का जो पेपर आप सवाल देख पा रहे हैं, अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये सारे सवाल हमारे किए हुए हैं, लेकिन अब आपको ये याद नहीं आ रहा कि कैसे किए हुए हैं, तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ अब ठीक है, मैंने कर दिया, लैम्डा ले लो, अब आप x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, z का मान निकालो, x का मान आपका आ जाएगा अल्फा, y का मान आपका आ जाएगा बीटा, और z का मान आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस गामा। अब इसको आपको एक एक करके गुजारना है, जैसा पहले गुजारा था वैसा का वैसा ही यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब आ जाएगी, अब देखो, अब आने लग गई होगी, अब देखो, अभी भी नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही है, हाँ वो बैटरी हो गई थी, देखो अभी आवाज आ रही है ना, है ना, आ गई, ठीक है, हाँ आ जाओ। तो x का मान, y का मान और z निकाल लीजिए, तो एक्स वाई जेड का मान निकाल के समतल में रख दो, ये रहा समतल, समतल में रखने पर एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन, सेम क्वेश्चन हमने किया है थोड़ी देर पहले, यही लैम्डा प्लस गामा बराबर पी, यहाँ से आप लैम्डा का मान निकाल लो, लैम्डा बराबर आ जाएगा पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा एन गामा बटा एन,
ये लैम्डा का मान आ गया, लैम्डा का मान ले जाके वापस रख दो। तो x बराबर अल्फा, y बराबर बीटा, z बराबर लैम्डा प्लस गामा। जब ये रखोगे तो n गामा कट जाएगा, तो आ जाएगा p माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा बटे n। ये आपका एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब इसको ले जाके आप अपने अगले वाले समीकरण को दे दो। ए एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर बराबर 2c जेड की जगह p माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा बटे n, और n को इधर ले आओ तो हो जाएगा n a अल्फा स्क्वायर एन बी बीटा स्क्वायर, इन सबको इधर ले आओ तो माइनस माइनस प्लस 2c एल अल्फा 2c एम बीटा माइनस 2c p बराबर 0। अल्फा बिंदु पथ निकाल लो। बिंदु पथ अल्फा की जगह x और बीटा की जगह y, तो यह जाएगा एन ए एक्स स्क्वायर प्लस एन बी वाई स्क्वायर प्लस 2c एल एक्स प्लस 2c एम वाई माइनस 2c p बराबर 0। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स का गुणांक जो है वो तो 2 है, एक्स का गुणांक 2 है, यहाँ ये रहा एक्स, इसका गुणांक 2 है, तो 2cl बराबर है 2, कोमा y का गुणांक बताया गया है कि 4 है, 2cm बराबर है 4। ठीक है, अगला बताया गया है कि जो अचर पद है वो माइनस का 2 है, ये माइनस का 2cp जो है वो बराबर माइनस का 2 है। ठीक है, अब करना क्या है, L प्लस एम अनुपात P निकालना है, तो दोनों को जोड़ो और उसका भाग दे दो, दोनों को जोड़ो और भाग दे दो, तो यहां से आपका 2c कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा L प्लस एम, नीचे माइनस का 2cp बराबर हो गया, ये आ जाएगा 4 2 6 6 बटा माइनस 2, 2c से 2c कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3, तो आंसर आ गया 3:1। कमाल का सवाल था ये, इस बार का संस्कृत डिपार्टमेंट वालों का सवाल था। बताओ, आप कहते हो कि दिसंबर वाला पेपर ऐसा था, है ना, लोग कहते हैं दिसंबर वाला पेपर ऐसा था, ठीक, ये फरवरी वाला पेपर है, दिसंबर वाला ऐसा था तो ये फरवरी वाला ऐसा है। तो बात ये समझिए कि पेपर के लेवल बदलेंगे, अब आप लोग ये नहीं उम्मीद कर सकते कि पेपर का लेवल इजी आएगा, आप अपने आप को और टफ बनाइए, आप अपने आप को और मजबूत बनाइए, अब आप अपने आप को और तैयार रखिए, ये कहने के बजाय कि पेपर का पे लेवल है, तो बदल रहे हैं लेवल, हर जगह बदल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली वाला पेपर देखो तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि और पेपरों की तो मतलब कोई औकात ही नहीं है उसके आगे, कि जो उन्होंने डाला है, उन्होंने टोपोलॉजी तक डाल दी, टोपोलॉजी भी डाल दी पेपर के अंदर, ये भी नहीं सोचा कि टोपोलॉजी बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडलिंग डाल दी, मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत सारे बच्चों ने तो नाम तक नहीं सुना होगा, और उन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग के क्वेश्चन डाल दिए, है ना। तो ऐसा पेपर बनाया है जिसके नाम नहीं सुने, कम से कम यहाँ पे आप बेलन का नाम तो सुने बैठे हैं, मतलब नहीं आता वो एक अलग बात है, इतना तो पता है कि बेलन होता तो है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ और ही डाल दिया, वहां तो कुछ का कुछ ही डाल दिया। हाँ, तो टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ ना कि मेन चीज है ना, एक बार से नहीं होता, आप एक बार पढ़ते हैं, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, इस तरीके से बार बार जब आप चीजों को दोहराते हैं ना, तो आपकी स्पीड बनती है, आपको सवाल देखते ही समझ में आने लग जाता है। अभी तो पढ़ने में टाइम लग रहा है, अभी तो आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने में आपको टाइम लग रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर करने के बाद आप लोगों को पता लगता है कि मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो ये जो चीज है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा कि ये है क्या, मतलब हम क्वेश्चन को करें और करने के 2 मिनट बाद हमें पता लगे कि हमें इसे नहीं करना चाहिए था, तो फिर तो 2 मिनट तो बर्बाद हो गए ना।
तो ये चीजें आपके अनुभव से आएगी, ये आपके अनुभव से आएगी। जितनी बार हम कोर्स के साथ गुजरेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, आप लोग चीजों को दोहराएंगे, तब जाके ये कहानियां खुलनी शुरू होंगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तैयार तो रहना ही पड़ेगा। चलो, कोई एक और है क्या? शायद एक और दिखा रहा है। हाँ, आ गया, ठीक है, एक और है यार, बढ़िया, नंबर भी ठीक है, 110 हो जाएगा। ये कहाँ आया हुआ है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022, ये तो छोटा सा है, ये तो चिन्नू सा है। हाँ, कैलकुलेशन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो है सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन। अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं कर पाते, देखो सारे सवाल है, जैसे बैट्समैन जो है ना, बढ़िया बैट्समैन कौन होता है? वो होता है जो बोलों को पहचानता है, जो बोलों को पहचानता है। मूर्ख बैट्समैन वो होता है जो हर बॉल पे छक्का या चौका या खेलने की कोशिश करता है। समझदार बैट्समैन वो होता है जिसे पता है कि कोई भी बॉलर 6 बॉल बढ़िया नहीं डाल सकता, 6 बॉल बढ़िया नहीं डाल सकता। कोई बॉल कमजोर भी आएगी, कोई बहुत अच्छी भी आएगी, कोई ठीक भी आएगी, सारी प्रकार की बॉलें आएंगी 6 बॉलों में। तो बस वो अच्छी बॉल जो है उसका सम्मान करता है, बुरी बॉल को ढंग से खेलता है। बस आप लोगों को अब ऐसे क्वेश्चन भी है बीच के अंदर, ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपके, याद करो। ये मात्र 2 सेकंड का सवाल है। अगर आपका शंकु, याद करो, अगर आपका शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 0 हो, तो इसका व्युत्क्रम शंकु होता है एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस वाई स्क्वायर बटा बी। व्युत्पन्न किया हुआ है हमारा, ये बाकायदा व्युत्पन्न किया हुआ है कि उसका व्युत्क्रम शंकु ये होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये हुआ 1 2 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा 1 वाई स्क्वायर बटा 2 प्लस जेड स्क्वायर बटा 3 बराबर 1। 6 से गुणा करने पर 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर 6, बराबर 0, सॉरी। ये लो आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, ऐसे नहीं है कि सारे के सारे सवाल जो है वो लंबी लेंदी वैसे ही आते हैं, इजी भी आते हैं, सिंपल सवाल भी आते हैं, लेकिन चौका मारना सीखो, चौका मारना सीखो। अच्छा, मैंने ये क्या किया, इसको गलत किया कि ये ए था इसका ऑप्शन, ठीक, ए वाला था 6x स्क्वायर 3। तो सवाल इजी भी आएंगे, हाँ ये होगा, ठीक है। तो सवाल इजी भी है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सवाल ही टफ है। मैंने कहा ना 3 में से 1 चुनना था, 3 में से 1 चुनना था, लेकिन वही जो चुनाव करना है ना, वो पेपर के दौरान आपको कैसे होगा, कैसे आप चुनाव कर पाएंगे। सवाल बढ़िया मिल जाते हैं अगर आप अपना बीपी कंट्रोल कर लें और हार्ट बीट कंट्रोल कर लें पेपर के दौरान। अगर आप अपनी जो है ना हार्ट बीट और आप अपना बीपी कंट्रोल कर लें, तो पूरे पेपर में इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है क्योंकि आपकी हार्ट बीट इतनी ज्यादा होती है, उसमें बीपी इतना चढ़ा लेते हो आप लोग कि आपको ऐसा लगता है पूरा पेपर ही ऐसा ही है। जैसे यहाँ पे भी बोर्ड पे सवाल करा था, सबको ऐसे लग रहा था सारे सवाल ही ऐसे ही हैं क्या? तो सारे सवाल ऐसे हो ही नहीं सकते, सारे सवाल ऐसे नहीं हो सकते। कई सवाल बहुत कमजोर होंगे, कई सवाल बहुत अच्छे होंगे, कई सवाल ठीक होंगे, कई बहुत ठीक होंगे। तो सारे प्रकार के सवाल होंगे, सही से ढूंढ पाना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, चलो, उम्मीद करता हूँ कि अब हमारा यहाँ पे 3D जो ज्योमेट्री है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया, शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया। और अब दोबारा आएंगे तो और इसको देखेंगे और हम बेहतर होंगे। इस बार सेकंड प्रयास में जब आप लोग गुजरेंगे तो आप लोग बहुत अच्छा हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अब नए सिरे से स्टार्ट करेंगे सारा, है ना। तब हम इससे बात करेंगे और इनको समझेंगे कि अब जो नया है वो कैसे चलेगा। हाँ, हम उस पर बात करेंगे विनोद। अभी आज जब क्लास लगेगी ना, अगली क्लास, तो उसमें वो यही रहेगा कि हमें कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर अब लगातार जो है ना प्रॉपर वे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइडेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो गाइडेंस प्ले करता है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन गाइडेंस अपनी जगह है। दोनों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन निकाल दूंगा, नहीं निकल सकते। आपने महाभारत देखी है यार, हमने हमने सबने महाभारत देखी है। अर्जुन जो थे वो महान धनुर्धर थे, कोई दो राय नहीं है, वो महान धनुर्धर थे। लेकिन अगर जो सारथी
अगर भगवान कृष्ण ना होते, अगर वो सारथी वहां ना होते, तो क्या लगता है, अगर वो सारथी वहां ना होते, अगर वो भगवान कृष्ण वहां ना होते, तो क्या महाभारत का युद्ध पांडव जीत जाते? तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं, देखो हम इसको समझो कि अर्जुन महान धनुर्धर थे, बेस्ट थे वो उन सब में, लेकिन सिर्फ बेस्ट होना काफी नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस। अगर वो आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं ना, वो नहीं ले रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा ही नहीं सकते, आप सही दिशा में रिजल्ट नहीं बना सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती है, सही दिशा में सही मेहनत। आपकी मेहनत रंग लाएगी बिल्कुल, लेकिन सही दिशा में लाएगी। गलत दिशा में मेहनत करोगे तो कोई फल ही नहीं बन पाएगा, तो मेहनत बेकार चली जाएगी पूरी की पूरी। तो दोनों चीजें जरूरी है, तो पढ़ाई भी जरूरी है, गाइडेंस भी जरूरी है, दोनों को मिला के साथ में चलाएंगे। हाँ, प्लानिंग जरूरी है। तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें मैं आपको पूरा तरीके से, आपको प्लान तरीके से तैयारी बताऊंगा कि कैसे कैसे हम करने वाले हैं और क्या हमारी डेडलाइन रहने वाली है। हमारी डेडलाइन क्या रहेगी, कितने टाइम में हम एक बार कोर्स को निपटा देंगे, और कैसे कैसे आपको कहाँ से पढ़ना और कैसे शुरू करना है और किस तरीके से चलना है, और क्या प्रॉब्लम आएगी वो आप जरूर सुनना। वो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल बच्चा जब कोर्स परचेज करता है वो, और फिर वो क्या कारण रह जाते हैं जिससे बच्चा पिछड़ता है, रहता है, वो क्या है, उन चीज़ों पे ध्यान रखना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है जो रोल प्ले करेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। बिल्कुल, बिल्कुल सुमन।